ठीक है जी। तो अभी तक हमने मोशन चैप्टर में मोशन की डेफिनेशन पढ़ ली थी, राइट? कि whenever an object is moving with respect to its surroundings or with respect to a reference object, we say it is in motion. दूसरा रेस्ट हमने पढ़ा कि whenever an object is not moving with respect to its surroundings or a reference object, it is said to be at rest. फिर हमने पढ़ा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। क्या पढ़ा? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसकी कोई वैल्यू होगी लेकिन डायरेक्शन का उसमें कोई भी रोल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मास, एरिया, वॉल्यूम, इनमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। एंड सिमिलरली दूसरे हाथ पर हमारी ये जो वेक्टर क्वांटिटीज है इनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन दोनों का रोल होता है। जैसे हम बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेसमेंट हो गई कि एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन हो गई, वेलोसिटी हो गई, एक्सेट्रा। एंड स्केलर क्वांटिटीज की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, सिर्फ क्या होती है? पॉजिटिव और जीरो। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज की जो वैल्यू है वो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो तीनों हो सकती है। आगे चलते हैं। फिर हमने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इनके बारे में सबसे मेन चीज हमने पढ़ी थी कि डिस्टेंस होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट चलता है तो इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक उसका जो पूरा पाथ होता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखो कि अगर ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी और फाइनली डी से वापस कहां आ गया? ए। तो अगर हम देखें पूरा पाथ जो इसने फॉलो किया है उस पूरे पाथ को ही हम मेजर कर लें तो आएगा 3 + 5 + 3 + 5 कितना आएगा? 16। तो वो डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है कि जहां से ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया था यानी कि उसकी इनिशियल पोजीशन और जहां पर ऑब्जेक्ट आकर रुका है यानी कि उसकी फाइनल पोजीशन, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन में मेजर करेंगे उसे। तो यहां पर अगर देखा जाए, अगर ये बच्चा पॉइंट ए से चला और ए से बी टू सी टू डी और वापस ए पर आ गया, इसका मतलब इसकी इनिशियल पोजीशन ए थी और इसकी फाइनल पोजीशन भी क्या हो गई? ए। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बच्चा है जहां से इसने चलना शुरू किया था ये वहीं पर वापस आ गया। दैट मीन्स कि इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। यहीं पर अगर दूसरे तरीके से देखें कि अगर ये बच्चा पॉइंट ए से चलना स्टार्ट कर रहा है, कहां से? पॉइंट ए से बी गया, बी से सी गया, सी से, चलो सी से डी नहीं गया, सी पर जाके रुक गया। अब क्या हुआ? अगर ये सी पर जाके रुक गया तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस के लिए आप इसके पूरे पाथ को मेजर करेंगे, 3 + 5 8 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पोजीशन थी ए और फाइनल पोजीशन है सी, तो इनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। यहां से एक स्ट्रेट लाइन में बना दूंगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट आएगी। लेकिन इसको निकालने के लिए यहां पर हम बनाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो जो ट्राइंगल ए डी सी या फिर आप ऊपर वाला ट्राइंगल भी ले सकते हैं ए बी सी, इसमें ये ए सी जो है हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क है। और दूसरी बात, डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हो रही है तो उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट रहती है। बाकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है और क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट की बात करें तो दोनों का यूनिट लेंथ का ही आएगा, क्योंकि दोनों लेंथ है। डिस्टेंस भी एक लेंथ है जिसमें हम पूरे पाथ की लेंथ को मेजर करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है क्योंकि उसमें हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन को मेजर करते हैं। तो मीटर और मीटर, किलोमीटर, फुट, जो मन करे। लेकिन ऐसा यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो यूज होगा दोनों को मेजर करने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, वो क्या आएगा? मीटर आएगा। आगे चलते हैं। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, जो पॉइंट्स अभी बताया बस वही लिखने टेबल में, नोट्स में पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा कि जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट चल रहा है 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर एक और सेकंड में 1 और मीटर, एक और सेकंड में 1 और मीटर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हर 1 सेकंड टाइम में ये 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हर इक्वल टाइम के इंटरवल में ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है? द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ
टाइम। तो ऐसे में ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, ऐसे ना इसकी स्पीड बढ़ेगी ना घटेगी, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, या उल्टा भी बोल सकता है। अब देखो जैसे मैं बोलूं कि पहले 1 सेकंड में 1 मीटर किया, फिर एक सेकंड में 2 मीटर किए, फिर 1 सेकंड में 3 मीटर किए, क्या हो रहा है? पहले सेकंड में 1 मीटर किया, दूसरे सेकंड में अचानक से 2 मीटर कर दिया, ज्यादा कर दिया। तो डिस्टेंस जो हर सेकंड में कवर हो रहा है वो अनइक्वल है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है यानी कि उसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है टाइम के साथ। या इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए पहले 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने 3 मीटर कवर किया, फिर एक और सेकंड में 2 मीटर कवर किया, फिर तीसरे सेकंड में 1 ही मीटर कवर किया। तो ये क्या हो रहा है कि सबसे पहले वाले सेकंड में ऑब्जेक्ट ने बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, फिर उससे अगले वाला जो 1 सेकंड था उसमें थोड़ा कम डिस्टेंस कवर किया, फिर उससे अगला वाला जो 1 सेकंड था उसमें और कम डिस्टेंस कवर किया। हो क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट आस्ते आस्ते स्लो हो रहा है, उसकी स्पीड आस्ते आस्ते कम हो रही है। तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इन शॉर्ट अगर रट्टा मारना हो या इसको इन शॉर्ट समझना हो तो आप सीधी बात कर सकते हैं कि भाई अगर ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसका मोशन है यूनिफॉर्म। और अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है बराबर टाइम में तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। वो फर्दर 2 टाइप का होता है। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑब्जेक्ट हर 1 सेकंड के साथ ज्यादा डिस्टेंस कवर करता जा रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग मोर डिस्टेंस विद एवरी पासिंग सेकंड, दैट मींस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, या सिंपल बोलना है तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। और इसका उल्टा आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कि जब ऑब्जेक्ट हर बीतते हुए सेकंड के साथ कम कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी कि विद एवरी पासिंग 1 सेकंड ऑफ टाइम the object is covering lesser and lesser distance. That means its speed is decreasing, its velocity is decreasing. इसको बोला जाता है de-acceleration या फिर retardation या फिर negative acceleration। तीनों में से कुछ भी बोल लो। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इन शॉर्ट एक चीज और बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसमें एक्सेलरेशन 0 है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। बात समझ में आई? और अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है वेलोसिटी, उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर घट रही है स्पीड तो उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन है। क्या क्वेश्चन है आपका? अगर मान लो कि पहले 1 सेकंड में स्पीड ज्यादा है फिर अगले में कम हो गई तो ये मिक्स एंड मैच है। अगर ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड एकदम बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तेज हो गया, स्लो हो गया, तेज हो गया, स्लो हो गया, तो अगर इस पूरे जर्नी का इसका एक ग्राफ बना ले तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, है ना? नॉट डिस्टेंस टाइम बट आई वुड से वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर इसका बनाए, ऊपर नीचे, वो ऐसा वेव की तरह जाएगा। तो इट्स लाइक कि मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है बट कभी एक्सेलरेशन हो रही है, कभी डी एक्सेलरेशन हो रही है, कभी एक्सेलरेशन हो रही है यानी कि स्पीड बढ़ रही है, फिर स्पीड घट रही है, डी एक्सेलरेशन हो रही है, तो वो मिक्स टाइप का ग्राफ बन जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये सब तो चलो ठीक है। इसके बाद आता है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने प्लॉट किया यहाँ पे, जैसा आप देख पा रहे हैं। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे मेन चीज आप नोटिस कीजिए, डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम मिनट्स में है। तो टाइम हमेशा किस एक्सिस पे लेता है? टाइम इज ऑलवेज ऑन दी एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस को लिया है वाई एक्सिस पे। जैसा कि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, क्या बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में आपको, इफ यू रिमेम्बर, बताइए। बताइए क्या बताया था लास्ट लेक्चर? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो ये ढलान होती है, कितना ये स्लोप है। तो यहाँ पे देखो, ये जो इसकी चढ़ाई है, ये चढ़ाई कहीं भी ऐसा हो रहा है कि एक चढ़ाई अचानक से ज्यादा हो गई ऐसे, या चढ़ाई कम हो गई, कहीं भी नहीं हो रहा। तो इसकी स्लोप क्या है? बिल्कुल एक समान है, कांस्टेंट स्लोप है। और किसी भी ग्राफ की स्लोप मैथमेटिकली अगर निकालनी हो तो क्या करते हैं, जो भी क्वांटिटी वाई एक्सिस पर है, क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो भी क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे है, टाइम। तो क्या इस ग्राफ की स्लोप क्या बनेगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वो क्या होता है? स्पीड। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो स्पीड होती है।
वैसे तो यहाँ पे वेलोसिटी वर्ड लिखा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेक्निकली डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी होगी और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप स्पीड होगी। लेकिन मैंने बोला है सीबीएसई में इसको इंटरचेंजेबली यूज किया गया है। अब मुझे नहीं पता क्यों किया गया है, टेक्निकली दे आर डिफरेंट। कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया स्पीड होती है, कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ वेलोसिटी होती है। तो मैथमेटिकली अगर इस ग्राफ में वाई एक्सिस पर क्या है, डिस्टेंस है वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर टाइम है, तो इसकी स्लोप आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वो वेलोसिटी नहीं होता, वो स्पीड होता है। बट इंटरचेंजेबली यहां पे यूज किया गया है। इस ग्राफ को देख के क्या लगता है, क्या इसकी स्लोप कहीं चेंज हो रही है? नहीं, इसकी स्लोप क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, और ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। और स्पीड का फॉर्मूला देखो वही आता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। अब जैसे ये देखो इतने सारे ग्राफ्स हैं, अब यहां पे देखो आप सबसे ज्यादा स्लोप डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, बहुत सारे ग्राफ एक साथ। सबसे ज्यादा स्लोप कौन से ग्राफ की, सबसे ज्यादा चढ़ाई किसमें है, सबसे ज्यादा स्लोप ब्लू वाली, ये ब्लू ग्राफ दिख रहा है। अब ब्लू ग्राफ की स्लोप सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब हुआ उसकी वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। या बोल लो स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो, इंटरचेंजेबली कुछ बोलो, वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा तेज जा रहा है। बट उसकी स्लोप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट स्लोप है। तो इसका मतलब जितनी भी स्पीड से वो जा रहा है, तेज जा रहा है, बाकियों के मुकाबले वो ऑब्जेक्ट तेज जा रहा है, क्योंकि उसकी ग्राफ की स्लोप सबसे ज्यादा है। बट वो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब उसकी स्पीड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। मान लो एक फरारी जा रही है 200 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, तो उसकी स्पीड पूरी जर्नी में क्या है, 200 किलोमीटर पर आवर, ये चेंज नहीं होगी। अब आते हैं इस रेड वाले पे, आप नोटिस कीजिए रेड वाले की जो कर्व आ रही है, इसको क्या आ रही है, एक कर्व आ रही है। अब ये जो कर्व आ रही है, ये कर्व क्यों आ रही है, इसका मतलब ये है, अगर आप ग्राफ के स्टार्टिंग वाले पोर्शन में देखो तो थोड़ी स्लोप कम है, आस्ते आस्ते इसकी स्लोप यानी कि इसकी जो चढ़ाई है, इसकी स्लोप बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है, स्पीड या बोलो वेलोसिटी। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट आस्ते आस्ते इसकी स्पीड बढ़ रही है। इसका एग्जांपल ऐसा होता है, मान लो आपकी गाड़ी आपके गैराज में पार्क है, आप उठे, आप गाड़ी में बैठे, आपने सेल्फ लगाया और आपने गाड़ी चलानी शुरू करी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि गाड़ी पे बैठते ही वो 100 की स्पीड पे पहुंच जाती है। सबसे पहले आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पे होती है, 0, क्योंकि वो खड़ी है एक जगह पे। फिर जैसे आप आस्ते आस्ते एक्सीलरेटर दबाते हैं, एक्सीलरेटर को आस्ते आस्ते दबाते हैं, वो आस्ते आस्ते स्पीड पकड़ती है, 10, 20, 30, 50, 60, आस्ते आस्ते उसकी स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो ये कैसा मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट की स्पीड आस्ते आस्ते बढ़ रही है। खुद देखो स्पीड बढ़ रही है, गेटिंग फास्टर लिखा है ना, गेटिंग फास्टर मतलब स्पीड बढ़ रही है। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन। क्या है, तो अगर कोई पूछे कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में एक कर्व ऊपर को कर्व है, हाउ इज द ग्राफ, द ग्राफ इज कर्व्ड अपसाइड, दैट मींस द ऑब्जेक्ट is not moving with a fixed velocity, its velocity is increasing with time. So that means object is under non-uniform motion, और non-uniform motion भी कौन सा, acceleration या deceleration, acceleration। आगे चलता है, ये ग्रीन वाला थोड़ा अलग ही केस है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला यहां से यहां तक, दूसरा यहां से यहां तक, और तीसरा यहां से यहां तक। क्या डिफरेंस है, यहां पर देखिए तो स्लोप ऊपर जा रही है, चढ़ाई है या उतराई है, तो यहां पे स्लोप ऊपर जा रही है तो कांस्टेंट है। तो मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था। यहां बताइए, यहां फ्लैट लाइन हो गई है, क्या हो गया यहाँ पे, फ्लैट लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यहां क्या हो रहा है, यहां पर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, अच्छा एक सेकेंड, अभी बताया था डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है, स्पीड, या आप क्या बोल सकते हैं इंटरचेंजेबली वेलोसिटी। अब यहां पर ये फ्लैट हो गई है, तो क्या इसमें कोई चढ़ाई या उतराई है, नहीं, तो स्लोप क्या है, 0। दैट मींस यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, 0। ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे।
स्टेशनरी है ऑब्जेक्ट, और यहां से यहां क्या है, ऑब्जेक्ट वापस जहां से स्टार्ट किया था, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट ने यहां से स्टार्ट किया, ये यूं गया और यू टर्न लेके फिर वापस आ गया अपनी इनिशियल पोजीशन पे। तो इसका मतलब ये है कि रिटर्निंग टू स्टार्ट, वापस आ रहा है। बात समझ में आई? अगला आता है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ये होता है कि कोई भी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कहां पर है, पोजीशन कहां आएगी, पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबल क्या है पोजीशन का, एक्स। अब यहाँ पे बच्चों ये मत समझ लेना कि ये एक्स एक्सिस तो यहाँ होता है लेकिन एक्स तो ऊपर लिखा है, ये एक्सिस वाला एक्स नहीं है। ये पोजीशन जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको डिनोट किससे किया जाता है, पोजीशन को एक्स से। वाई एक्सिस के ऊपर एक्स मतलब पोजीशन है, और एक्स एक्सिस पर जो टी है वो टाइम है। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। क्या लिखा है, ओके अच्छा एक चीज और देखो क्या लिखी है, ऑलवेज टेक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस। ये चीज मैंने पहले बताई थी लास्ट लेक्चर में, डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी प्लॉटेड ऑन दी वाई एक्सिस। अब अगर आप किसी भी चीज को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो दुनिया में सबको पता है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो टाइम हमेशा क्या है, टाइम किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, सब टाइम पर डिपेंडेंट होते हैं। तो टाइम खुद क्या है, इंडिपेंडेंट। तो टाइम हमेशा और हमेशा कौन से एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है ओके। तो ये देखो पोजीशन टाइम ग्राफ। अब हम एक बात करते हैं, अब इस ग्राफ को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जरा ध्यान से, यहां पर टाइम t1 है और टाइम t1 पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है x1, क्या है, ठीक है। थोड़ा आगे यहां पर टाइम t2 है, और गाइस टाइम t2 पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, q पर x2, यस और नो। अब बात करते हैं इस ग्राफ की स्लोप निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं इस ग्राफ की स्लोप। अब समझते हैं कैसे निकलेगी। देखो अगर हम देखें, जो ये ग्रीन लाइन दिख रही है ना, ये ग्रीन लाइन जो है ये ऑब्जेक्ट का ग्राफ है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, x0। थोड़ा टाइम बीत गया, टाइम कितना हो गया t1, मान लो कुछ ऐसे 2 सेकंड बीत गए, t1 हो गया मतलब 2 सेकंड बीत गए, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी हो गई, x1। पोजीशन मतलब मान लो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना चला, 1 मीटर दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, 2 मीटर दूर है। तो पोजीशन मतलब लेंथ है कि जहां से ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया वहां से वो ये 1 फुट दूर आ गया, 2 फुट दूर आ गया। ये है पोजीशन का मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है वो, कितने मीटर या कितने फुट दूर है। सो अब स्टार्ट किया, टाइम 0 था और स्टार्टिंग में उसकी पोजीशन कितनी थी, इतने मीटर दूर था वो। टाइम t1 पर कितनी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, x1, मतलब मान लो 2 सेकंड पर वो 5 मीटर दूर है स्टार्टिंग से। t2 पर पोजीशन क्या है, x2, मान लो 10 सेकंड बाद उसकी पोजीशन है 20 मीटर, x2। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पर जहां पर t1 और x1 आ रहे हैं उस पॉइंट को लेंगे, और जहां पर टाइम 2 और उस पोजीशन x2 आ रहे हैं उसको पॉइंट को लेंगे q। इसको आगे लाइन को बनाएंगे और इसको बनाएंगे। अब आप नोटिस करो ये क्या बन रहा है, पी क्यू आर, एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस एंगल को थीटा लेंगे और यहां से एक्चुअली यहां पे एक ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगता है जो आप 10th क्लास में आपको मैथ्स में आएगा, पर आप बस ये समझ के चलिए कि स्लोप निकालने के लिए आप क्या, अभी मैंने आपको डायरेक्ट क्या बताया था कि जो भी क्वांटिटी किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस में, किस पे, उसमें जो चेंज आएगा डिवाइडेड बाय जो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है उसमें जो चेंज आएगा। फिर से बोलूंगा, एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसमें जो चेंज आएगा अपॉन डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसमें जो चेंज आएगा। अब यहां पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या क्वांटिटी है, पोजीशन, एक्स एक्सिस पे क्या क्वांटिटी है, टाइम। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस ग्राफ की स्लोप होगी चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और चेंज इन पोजीशन हमें किन दो पॉइंट्स के बीच में ढूंढना है, चेंज इन टाइम हमें किन दो पॉइंट्स के बीच में ढूंढना है, पी और क्यू। अब पहली चीज हम ढूंढ लेते हैं चेंज इन पोजीशन। क्यू पर पोजीशन क्या थी, और पी पर पोजीशन क्या थी, x1। x2 माइनस x1 करेंगे, क्या करेंगे, x2 माइनस, तो ये चेंज आ जाएगा, और वो चेंज आएगा q से लेके r तक का ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। क्लियर है।
अगली चीज आती है आपकी, नेक्स्ट चीज आती है आपकी ये चेंज इन टाइम। तो पॉइंट P से पॉइंट Q के बीच में कितना टाइम चेंज हुआ है? पॉइंट Q पर क्या टाइम था? पॉइंट Q पर क्या टाइम था? T2। पॉइंट P पर क्या टाइम था? T1। तो T2 माइनस T1, ये आ गया चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम किन दोनों पॉइंट्स के बीच में? P और Q के बीच में। x2 माइनस x1 क्या आ गया? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन किन दोनों पॉइंट्स के बीच में? P और Q। तो ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा, उस पे दो पॉइंट्स आप लेंगे तो उन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन x2 माइनस x1 करके चेंज इन पोजीशन आ जाएगा, और उन दोनों पॉइंट्स के टाइम t2 माइनस t1 करके चेंज इन टाइम आ जाएगा। और जब आप दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? ग्राफ की स्लोप। और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप भी क्या होती है? स्पीड। देखो क्या लिखा है, ये देखो क्या लिखा है, x2 माइनस x1 क्या लिखा है? स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होगी? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 क्या है? x2 माइनस x1 चेंज इन पोजीशन, और अपॉन t2 माइनस t1 क्या है? चेंज इन टाइम। तो इससे स्लोप निकलती है। बात समझ में आई? किसी भी ग्राफ की, नॉट जस्ट डिस्टेंस टाइम, आगे जाके भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, उसमें भी सेम होगा। क्या होगा उसमें भी? सेम। ग्राफ की स्लोप निकलेगी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। आगे जाके पढ़ेंगे, अभी फर्दर देखते हैं, ठीक है? ओके, अगली चीज आती है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का मतलब होता है, पहले हम क्या देख रहे थे? पहले हम देख रहे थे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रहा है, तो उसको बोल दिया हमने स्पीड, या आप बोल सकते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को आगे फर्दर टाइम के साथ कंपेयर करेंगे कि कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। मान लो ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से है पहले 1 सेकंड में, फिर अगले 1 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से है, तो कितनी वेलोसिटी बढ़ गई? 10 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी 10 से 20 बढ़ गई। अब तीसरे सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो दूसरे सेकंड में स्पीड थी, वेलोसिटी थी, मतलब दूसरे सेकंड में वेलोसिटी थी 20 किलोमीटर पर आवर, तीसरे सेकंड में वेलोसिटी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ गई? 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई। तो वेलोसिटी जितना टाइम से चेंज कर रही है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है? नहीं। तो एक्सेलरेशन क्या है? 0। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आस्ते आस्ते तेज हो रही है, ऑब्जेक्ट स्लो था फिर फास्ट हो रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट बहुत तेज था फिर आस्ते आस्ते स्लो हो गया, मतलब उसकी वेलोसिटी पहले तेज थी फिर स्लो हो गई, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन। और भाई जी देखो सिंपल फॉर्मूला, देखो सिंपल फंडा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो गाइस फाइनल वेलोसिटी के लिए यहां पर सिंबल यूज हुआ है vf और इनिशियल के लिए vi। और मैंने आपको बताया था जब भी किसी चीज में चेंज दिखाते हैं उसका क्या सिंबल लगता है? ये ट्राइंगल लगता है छोटा सा, डेल्टा v। तो a is equal to delta v by t. A is acceleration and delta v is the change in velocity upon time. And change in velocity होता है final velocity minus initial. ध्यान रखिएगा कई बुक्स में final velocity को v लिखते हैं और initial को u। अच्छा, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट था मीटर पर सेकेंड, क्या था? मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये कौन सा ग्राफ है? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। अब फ्लैट लाइन है मतलब कि नहीं, ये रेस्ट पे नहीं है, यही तो कंफ्यूजन होती है सारे बच्चों को। वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ था कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम के साथ कैसा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो इसमें y एक्सिस पे एक्सेलरेशन है और x एक्सिस पे टाइम है। इससे हमें पता लग रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, और जिस ऑब्जेक्ट का ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है? नॉन
यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, मतलब उसमें एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। अब हम क्या करते हैं, हम रट्टे मार लेते हैं, अच्छा फ्लैट लाइन है, ओहो ये तो कांस्टेंट वो है मोशन, अच्छा फ्लैट लाइन है तो रेस्ट पे। अरे वो तब होता है जब ग्राफ भी तो देखो, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में जो फ्लैट लाइन है उसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, क्योंकि टाइम के साथ उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। दूसरा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर फ्लैट लाइन आ रही है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट चल रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो है। मोशन में है ऑब्जेक्ट पर यूनिफॉर्म मोशन में, तो डिफरेंस समझ रहे हो। और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर फ्लैट लाइन आ जाए इसका मतलब ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट चल रहा है, हाँ, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन भी फर्दर बढ़ रही है कि नहीं। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। पहले सेकंड में स्पीड क्या थी, 10 किलोमीटर पर आवर, फिर एक सेकंड बाद 20 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी में चेंज कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये होगी एक्सेलरेशन 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब अगले सेकंड में 20 से स्पीड होगी, 20 किलोमीटर पर आवर से स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर, तो एक्सेलरेशन कितनी आई, 20। फिर तीसरे सेकंड में 40 से स्पीड होगी 100, तो एक्सेलरेशन कितनी आई, 60। तो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो एक्सेलरेशन है। क्या वो खुद कांस्टेंट है? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती तो वेलोसिटी भी इक्वल बढ़ती। जैसे अभी गाड़ी की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 40 किलोमीटर पर आवर, फिर 60 किलोमीटर पर आवर, फिर 80 किलोमीटर पर आवर, फिर 100 किलोमीटर पर आवर, तो जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, 20 20 20। तो एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी कि स्पीड कुछ इस प्रकार से चल रही है, पहले सेकंड में 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 20 किलोमीटर पर आवर, फिर अचानक से 40 किलोमीटर पर आवर, फिर अचानक से 100 किलोमीटर पर आवर, फिर 200 किलोमीटर पर आवर, फिर सीधा ही 1000 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन इक्वल इंटरवल्स में नहीं बढ़ रही। यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं है, बढ़ रही है, लेकिन वो बढ़ भी कैसे रही है, अनइक्वली, तो वो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हुई। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको न्यूमेरिकल करती बारी या फिर जब मैं ग्राफ प्रॉपर तरीके से डेप्थ में कराऊंगा तब समझेंगे, अभी इसको सिर्फ थ्योरी को देखेंगे, ठीक है। अब आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब या एक्चुअली क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इन आगे के जो ग्राफ्स है हमारे, इनको इक्वेशंस ऑफ मोशन से पहले हम ग्राफ्स का टॉपिक अलग से करेंगे। इन ग्राफ्स को, तीनों ग्राफ्स को हम बहुत डेप्थ में अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि क्या होता है गाइस, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल दो टाइप के आते हैं। एक न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम होती है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट ब्ला 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 दिस फाइंड द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर इतना सेकंड, या फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, इस टाइप से कुछ स्टेटमेंट लिखी होती है, वो होता है अपना वर्ड प्रॉब्लम। लेकिन दूसरा न्यूमेरिकल आता है ग्राफ वाला, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया होगा, या आपको दूसरा कौन सा दे सकते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, या पोजीशन वर्सेस टाइम, इन तीनों में से कोई एक। अब आप बोलेंगे सर अभी आपने एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी कराया, वो सीबीएसई वालों को सिलेबस में नहीं है, वो मैंने अपने नोट्स में सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए डाल रखा है। तो आपको ग्राफ क्या आएंगे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम नहीं आएगा। तो इन जो ग्राफ्स मैंने बताया इन पे न्यूमेरिकल बनता है, उसके लिए अलग कंसेप्ट्स हैं। स्लोप का तो मैंने बता ही दिया कि y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसमें जो चेंज है डिवाइडेड बाय x एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसमें चेंज है। अभी तो थ्योरी में समझा है, क्वेश्चंस करते टाइम अपने आप समझ आ जाएगा। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है जी।